एक छोटी सी बच्ची, एक हाईटेक डब्बा और एक गड्ढे का अनलिमिटेड ट्रायल वर्जन। वेलकम टू द क्यूटेस्ट ट्रॉमा यू विल एवर वॉच। ये कहानी है एक नादान 12 साल की क्यूट बच्ची और एबीज की। एक ऐसा गड्ढा जिसकी गहराई आज तक गूगल मैप्स भी नहीं खोज पाया। रिको रेलिक्स की तलाश में अपने दोस्त नैट के साथ एबीज में आई है। वैसे तो उसका गोल एबीज के सबसे हार्डेस्ट लेवल पर जाकर अपनी मॉम को सेव करना है, लेकिन इस वक्त वो कुछ रेलिक्स इकट्ठा करने में लगी है, जिसके लिए रिको काफी एक्साइटेड है। आपस में बातें करते हुए दोनों की नजर पड़ती है सामने जा रही लिफ्ट पर, जो कि अलग अलग लेवल्स के रेडर्स को नीचे लेकर जाती है। रिको का सपना भी एक तरह उसमें बैठना है। रिको हमेशा से एक एम्बिशियस, चुलबुली और सबसे आगे रहने वाले लोगों में से है। उस दिन उन दोनों ने काफी सारे रेलिक्स अपने साथ इकट्ठा कर लिए। दोनों एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे रेलिक्स थे। जब रिको ने वहाँ पर एक स्केलेटन पड़ा हुआ देखा जो कि प्रेयर मोड में था, तो उसने उस स्केलेटन को नमस्ते किया और बाहर आ गई। जिस बीच उन दोनों ने मिलकर काफी सारे रेलिक्स इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन इसके चक्कर में उनका बैग काफी भारी हो गया। जिसे उठाते हुए रिको थोड़ा सा पीछे रह जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है क्लिम्सम नाम के मॉन्स्टर पर, जो कि पहले तो नेट का बैग खाता है और उसे भी खाने ही वाला होता है। वो तो टाइम रहते रिको ने सीटी बजाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन अपनी जान के लिए खतरा मोल ले लिया। रिको किसी तरह भागते हुए तेजी से वहां से उससे बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक डेड एंड पर आ पहुंचती है। अब एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, लेकिन वो क्लिम्सम जैसे ही रिको पर हमला करने ही वाला था, वहां अचानक से एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो मॉन्स्टर डरकर तेजी से वहां से निकल जाता है। रिको खड़ी होकर सोचने लगी कि आखिर मुझे बचाया किसने। वो देखती है कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा बेहोश पड़ा था, लेकिन रिको को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा इंसान है या रोबोट। पर जो भी हो, उसकी हालत काफी खराब थी। रिको के लिए वो बच्चा किसी करिश्मे से कम नहीं था, पर सवाल ये था कि वो आया कहाँ से। रिको और नेट उस बच्चे को लेकर अपने साथ वापस गाँव आ जाते हैं। शिगी के पूछने पर रिको ने बताया, ये बच्चा काफी क्यूट है, मुझे इसके बारे में कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैंने इसका नाम रोबोट बॉय रखा है। अब उन तीनों के लिए चैलेंज ये था कि डायरेक्टर की नजरों से बचते हुए उस आधे टिन के डब्बे को अपने कमरे में लेकर कैसे जाएं, क्योंकि उससे ज्यादा खड़ूस पूरे शहर में और कोई नहीं। अब शिगी एक छोटे बच्चे को फुद्दू बनाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और वो कामयाब रहते हैं। अगला सीन हम देखते हैं उन लोगों की क्लास का, जहाँ बच्चों के बैठने का तरीका काफी अतरंगी था। जगह बचाने के लिए उन लोगों ने बच्चों को दीवार पर ही टांग दिया। कैप्टन बच्चों की तारीफ करता है, जिसके बाद डायरेक्टर कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चे इसी तरह आगे मेहनत करते रहोगे, लेकिन मेरी नजरों से एक भी रेलिक छूटना नहीं चाहिए। और ये कहते हुए उसकी तीखी नजर रिको पर थी, जैसे उसे उस रोबोट के बारे में पता लग गया हो। अब ये सुनकर रिको का चेहरा तो देखने लायक था। रिको उसकी खड़ूस शक्ल देखकर इतना पसीना पसीना हो गया कि वो भीगी बिल्ली जैसी दिखने लगी थी, क्योंकि सजा के तौर पर डायरेक्टर बच्चों को स्कूल के बाहर उल्टा टांग देती है। डायरेक्टर के जाने के बाद रिको क्लिम्सन के बारे में ट्रेनर को बताती है। वो उस रोबोट के बच्चे के बारे में भी बताने वाली थी, पर बाल बाल बची। वैसे तो कैप्टन बच्चों के साथ फ्रेंडली है, लेकिन रूल्स के खिलाफ जाना उसे पसंद नहीं। रिको का सिर्फ एक ही सपना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्हाइट विसल बनकर अपनी माँ को बचाकर बाहर निकालना। लेकिन रिको को अभी अपने ऊपर काफी काम करने की जरूरत है। कुछ देर बाद जब तीनों दोस्त अपने रूम में वापस आते हैं, तो वो इस रोबोट बच्चे को उठाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, और ये रिको का आइडिया था। उसके आंख खुलते ही रिको की बड़बड़ शुरू हो जाती है। वो उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करने लगती है। जब उस लड़के से उसका नाम पूछा गया तो वो बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे याद था, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि मैं रोबोट हूँ। सबको लगता है कि बिजली के झटके से उसकी दिमाग की बत्ती जल चुकी है, लेकिन अचानक से कैप्टन के आने की खबर मिलती है। शिगी और नेट के भागने के बाद अब उस रोबोट के बच्चे को छुपाने की जिम्मेदारी रिको पर थी। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए गेट खोलती है, तो कैप्टन उसे शक की नजर से देखने लगता है और सीधे अंदर घुस जाता है। कैप्टन की डांट के दौरान रिको ने देखा कि वो रोबोट का बच्चा तो मकड़ी की तरह ऊपर लटका हुआ था। जब वो नीचे उतरकर खुद को शीशे में देखता है, तो खुद को देखकर ही हैरान रह जाता है। लेकिन अचानक रिको भागकर वापस आई और बाहर निकलने की बात करने लगी। तभी वो लड़का अपने रोबोटिक आर्म का यूज करके उसे बाहर ले आता है। उस लड़के की स्किल्स और उसकी सूरत को नजरअंदाज ना करते हुए रिको उसे रेग नाम देती है और बताती है कि उसने पहले एक कुत्ते को भी इनाम दिया था, जो काफी क्यूट था। थोड़ी देर बाद रिको रेग को एक स्पॉट पर लेकर आती है, जहाँ से सनराइज और एबीज को साफ देखा जा सकता था। तो बताती है, तुम जो अर्थ शहर के पीछे बड़ा गड्ढा देख रहे हो, ये एबीज है। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता क्या है, तो मुझे इसी में मिले थे। तुम्हारे जैसी चीज मैंने एबीज में पहली बार देखी। हो सकता है तुम इसकी सबसे गहरी जगह से आए हो। एबीज का डायमीटर लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन एबीज की एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कई सारे अजीब क्रिएचर्स और रेलिक्स मिलते हैं, जिन्हें असली दुनिया में लाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। एबीज के अंदर घुसना तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब आप इसे बाहर निकलने की कोशिश करते हो। पहले आपको थोड़ा चक्कर आएगा, फिर आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, और अगर आप लेवल 3 की डेप्थ में चले गए तो आपकी चमड़ी जलने लगेगी। 6th लेयर पे तो इंसान जिंदा भी नहीं बचता, बाहर आती है तो सिर्फ उसकी लाश। और यही है एबीज का शाप। शिगी के पास एक किताब है जिसमें एबीज से मिले सारे रेलिक्स की जानकारी है, लेकिन रेग जैसे प्राणी का इसमें कोई अता पता नहीं। रिको डेप्थ में जाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि उसने रेग के बारे में पूरी जानकारी निकाल डाली। उसने उसकी स्किन पर स्क्रैच मारा, उसे जलाकर देखा,
यहाँ तक कि उसकी बॉडी का अल्ट्रा सीटी स्कैन भी कर डाला। शिगी को लगता है हो सकता है रेक भी एक रेलिक है, क्योंकि ये पहली बार मिला है इसलिए बुक में इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उन लोगों ने रेक को अथॉरिटी के हवाले कर दिया तो हो सकता है वो उसकी बॉडी को डिसमेंटल कर दे। रिको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, वो उसे हमेशा अपने कमरे में छुपा कर रखना चाहती है। इसलिए वो सब प्लान बनाते हैं कि केव रेडर बनने के लिए उसे कैप्टन से मिलवाएंगे, वो भी एक इंसान के रूप में। शिगी ने उसे एक नकली कहानी बना कर दी, जैसे कि मैं अनाथ हूँ, मेरी बड़ी बहन मर चुकी है, मेरे पिताजी एबीज में घुस चुके हैं और अब मैं एक केव रेडर बनना चाहता हूँ। रेक की कहानी सुनकर कैप्टन ने कहा, बच्चे तुम दिखने में काफी अजीब हो, लगता है तुम एबीज की कहानी नहीं जानते, चलो मेरे पीछे आओ। इस तरह रेक भी बलराचो एकेडमी का एक स्टूडेंट बन जाता है और सबके साथ मिलकर रहना शुरू कर देता है। अब वो मिलकर पढ़ते हैं, काम करते हैं और खाना भी पकाते हैं। जब रिको अंकल हैबो के घर पे होती है तो उसकी आंटी लेफी कहती है, रिको बेटा तुम कुछ ज्यादा ही क्यूरियस नहीं हो, वैसे तुम्हारे अंकल हैबो भी बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। और उनका नाम सुनते ही रिको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि हैबो वो इंसान है जो कि एक नया लेवल क्लियर करके वापस ग्राउंड पे आने वाला है। रिको की तरह उसका भी सपना एक व्हाइट विसल बनना है। जब उनकी शॉप पर एक कस्टमर आता है तो सबकी नजरों से छुपते हुए रेग अपने अल्टीमेट आर्म का यूज करके उन्हें सामान देता है। थोड़ी देर में रिको अपने दोस्तों के साथ असेंबली में चल देती है। असल में वो हैबो को अपना इंस्पिरेशन समझती है, उसके लिए वो बिल्कुल हीरो की तरह है। वो बस व्हाइट विसल लीडर बन के ढेरों टन खजाना बाहर लेकर आना चाहती है और सबको दिखाना चाहती है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट केव रेडर की बेटी है। हैबो के वापस आने की खबर मिलते ही रिको रैक को उसे दिखाने के लिए बेताब थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर आ रही थी रिको की धड़कन बढ़ती जा रही थी। हैबो जब बाहर आता है तो उसके हाथों में कुछ होता है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक व्हाइट वेसल थी जो कि लाइजा की थी। लाइजा द एनहाइलेटर, रिको की मदर। सभी बिगिनर्स के पास रेड वेसल होती है और ग्रो करने पर उन्हें ब्लू और मून वेसल दी जाती है, और जब एक इंसान एक्सपर्ट हो जाता है तो उसे दी जाती है ब्लैक वेसल। लेकिन जो इंसानी क्षमता से भी आगे निकलकर एबिस को चैलेंज करने का दम रखता है, सिर्फ वही हकदार होता है एक व्हाइट वेसल का, जिसमें सिर्फ एक ही नाम है, लाइजा द एनहाइलेटर। सभी लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि लाइजा अभी भी जिंदा है और एबिस के अंदर से मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही है, इसलिए लोग उसे भगवान मानने लगे थे और उसकी व्हाइट वेसल की कॉपियां बच्चों के बीच में बिकने लगी थी। लेकिन असली वेसल तो सिर्फ रिको के पास ही है, क्योंकि हैबो के हिसाब से वही उसकी असली हकदार है। हालांकि रिको खुद को उसके काबिल नहीं समझती, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। हैबो और उसके साथियों को लाइजा का एक डॉक्यूमेंट भी मिला था जिसकी जांच अभी चल रही है। अचानक से कैप्टन आकर चुपचाप बैठी रिको को डरा देता है और बताता है लाइजा मैम कभी भी फेस्टिवल्स का अनादर नहीं करती थी। असल में वो उनका एक स्टूडेंट भी रह चुका है। वो बताता है जब तुम्हारी मदर अपनी आखिरी मिशन के लिए गई थी तो तुम सिर्फ 2 साल की थी। मुझे आज तक उनके साथ रीडिंग करने का मौका नहीं मिला। सुना है उन्हें ड्रिंक करने का और लड़ाइयाँ करने का काफी शौक था और अपने खाने पीने का ध्यान ना रखते हुए भी वो एक व्हाइट वेसल थी। एक दिन की बात है जब लाइजा अपनी सर्वे टीम के साथ मिशन पर गई थी। उन्हें वहाँ एक अनहेड बेल लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उस रीडिंग का काम 10 महीने तक लंबा चला। सर्वे टीम का तो खात्मा हो ही चुका था और उस टीम का हिस्सा थे तुम्हारे पिता टोरका, जो कि एक ब्लैक वेसल थे। और उसी मिशन के दौरान तुम्हारा जन्म हुआ। शायद तुम नहीं जानती, लेकिन तुम एबिस की गहराइयों में पैदा हुई हो रिको। लेकिन चिंता मत करो, अब खुद तो इतना स्ट्रांग मत समझो। तुम्हारे जिंदा होने का रीजन था एक कर्स रिपेलिंग वेसल जिसे लाइजा अपने साथ लेकर गई थी। वो वेसल इतना भारी था कि लाइजा को अपने 7 बचे स्क्वाड मेंबर के साथ उसे अपनी पीठ पर लाद कर लाना पड़ा और उन्होंने तुम्हें लाकर मेरे हाथों में सौंप दिया। लेकिन पर्सनली रिको मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांग मानता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी शख्स की बेटी होते हुए भी तुम्हारी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बचा के एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। अब उनकी लेगेसी तुम्हारे हाथों में है। इससे पहले कि कैप्टन बता पाता कि लाइजा ने बेल को भी अपने शहर के लिए रिकवर कर लिया था, रिको वहां से भाग जाती है। वहां से आने के बाद रिको कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। ना वो किसी से बात कर रही थी, बस गुनगुनाती जा रही थी। रेक को लगा क्यों ना सामने से जाकर पूछ लिया जाए, लेकिन तभी कैप्टन आता है और रिको को बताता है तो मैं अपनी मॉम का डॉक्यूमेंट दिखने की इजाजत मिल चुकी है। जाओ रेक, तुम चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। उन दोनों को गिल्ड में लाकर एक कमरे के अंदर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी छूने की इजाजत नहीं थी। उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स की तस्वीरें बनी हुई थी। ये वही मॉन्स्टर्स हो सकते थे जिन्हें लाइजा ने हराया था। और वहीं पर पड़ा था एक लेटर जिस पर लिखा था कि मैं नेदरवर्ल्ड्स के बॉटम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिसे पढ़कर रिको के पैरों तले जमीन सरक जाती है। अब क्योंकि रिको को अपनी मदर का लेटर मिल चुका था जिसमें लिखा था कि वो नीचे वेट कर रही हैं, इसका मतलब नीचे रिको को जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब वो अपने दोस्तों के सामने नीचे जाने की बात करती है तो नेट काफी भड़क जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि रिको अभी बेसिक काम तो कर नहीं पाती, तो एबिस की डीपेस्ट लेयर से बाहर आना तो उसके लिए लगभग नामुमकिन है और उसके दोस्त चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। नेट की डांट सुनकर रिको रोने लगता और दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। एबिस की 5th लेयर में एक ऐसे स्कॉर्पियन का जिक्र है जिसके पास 5 डंक है और एक से एक ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स जिनके आगे अच्छे अच्छे योद्धा भी गायब हो जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में 7th लेयर पर एक इंसानी फिगर का भी जिक्र है जिसमें लाइजा ने यह बताया कि वो उसे घूर कर देख रहा था, लेकिन उसकी शक्ल पर एक भी इंप्रेशन नहीं था, ठीक रेग की तरह। जब एबिस में रेग नेट के साथ खुदाई कर रहा था तो वहां पर उन्हें एक अजीब सा रेलिक मिलता है जो कि गोल बॉल जैसा और स्पॉन्जी था।
नेट को लगता है ये कोई फालतू सी चीज है। अचानक रैग ने कुछ सेम रेलिक्स देखे, लेकिन एक गुफा में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई, और वो था इंसानों की हड्डियों का ढांचा। नेट ने कहा, तुम एक रोबोट होकर इतना डरते हो, बड़ी शर्म की बात है। अब नेट उसे क्रीपी शक्ल बनाकर डराने की कोशिश करता है। वो उसे भूत की कहानियां सुनाने लगता है, और जब रैग डर गया तो उसमें जोर जोर से हंसने लगा। अब रैग का दिमाग भी रिको की तरफ फिर चुका है, क्योंकि वो अपने बारे में और ज्यादा जानने के लिए एबिस की गहराई में जाना चाहता है। नेट को यह सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पहले से ही रिको की बात से नाराज था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अचानक रैग देखता है कि ऊपर जाते वक्त नेट की हालत खराब हो रही थी। उसकी सांस चढ़ने लगी थी, उसे पसीने आ रहे थे और उल्टियां भी हो रही थी। वो खुद को समेटते हुए खड़ा होता है और आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन रैग के दिमाग में अपने वजूद को लेकर अब भी ढेरों सवाल चल रहे थे। शाम के वक्त रिको कहीं पर जाने की बात कर रही थी। असल में वो कल ही लंच ब्रेक के बाद एबिस के बॉटम के लिए निकलने वाली है। अचानक से रैग ने कहा, मुझे लगता है मेरा रोबोटिक काम तुम्हारे काफी काम आएगा, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। अब रिको जैसा एक और नमूना हो चुका था, तो उन्हें रोकना नामुमकिन था, क्योंकि रैग पहला इंसान था इसने रिको का साथ देने की बात करी। इसलिए वो इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। शिगी ने रैग की तरफ घूरा और वो बोला, एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने एक्सटेंडेड आर्म का यूज करके इतनी नीचे तक जा सकते हो? बेवकूफ हो तुम एबिस के खतरे का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असल में शिगी के पास एबिस का एक रफ मैप है जो उसने ऑफिस से चुराया है। उसमें लिखा है कि फर्स्ट लेयर 1300 मीटर नीचे तक जाती है, और उसके नीचे कदम रखते ही किसी भी रेड वेसल का बच पाना मुश्किल है। तुम दोनों के लिए सेकंड लेवल पे जाना एक सुसाइड की तरह होगा। अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो तेज हवाएं और उड़ते हुए मॉन्स्टर्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर तो इससे भी ज्यादा डरावनी है, जहाँ पर सिर्फ ब्लैक वेसल्स ही जा सकते हैं, और उसकी गहराई 7 किलोमीटर है। फिफ्थ लेयर को तो लाशों का समुद्र भी कहा जाता है। और उसके बाद आती है सिक्स्थ लेयर, कभी ना लौट पाने वाले लोगों का शहर, जहाँ से एक व्हाइट वेसल का वापस आना भी नामुमकिन है। अगर सिक्स्थ लेयर से कोई भी रेडियो इन्फॉर्मेशन भेजने की कोशिश भी करेगा तो हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि एबिस का शाप उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और उन्हें लगभग पागल बना देता है। ये सुनकर रिको की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके हंसते हुए देखकर नेट खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम नीचे जाके सिर्फ मारी जाओगी जिस तरह तुम्हारी मॉम मारी जा चुकी है। और ये बात रिको को काफी बुरी लगी। रिको और रैग बिना किसी को बताए जाने की आधी तैयारी तो कर भी चुके थे। जाने से पहले शिगी रिको से कहता है कि एक बार उसे नेट से मिल लेना चाहिए, पर नेट ने रिको को मोटिवेट ना करते उसका काफी मूड खराब किया था। शिबी का कहना है कि उन्हें 10-10 मिनट की गैप में नीचे उतरना चाहिए ताकि किसी को शक न हो, क्योंकि रैग जाने से पहले एक बार अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। इसलिए जैसे ही वो नेट के रूम में आता है तो नेट वहां पर नहीं होता, इसलिए वो शिबी के छोटे भाई कियो से मिलने आता है, जिसका 2 दिन बाद जन्मदिन भी आने वाला है। हालांकि हमें उसके जन्मदिन से कोई मतलब नहीं। रैग बेचारा छुपते छुपाते जैसे ही बाहर निकलता है उसके पीछे आ खड़ा होता है खुद कैप्टन। अब क्योंकि वो रास्ता टॉयलेट का नहीं था इसलिए वो बहाना भी नहीं मार सकता। रैग किसी तरह बात को घुमाकर वहां से चुपचाप कल्टी मार लेता है और पहुंच जाता है अपने तैयार खड़े दोस्तों के पास, जो कि वार्फ क्वार्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर नीदरलैंड्स पर जाने के लिए ज्यादा कड़ी पहरेदारी नहीं होती। अब क्योंकि नई जगह जाना था तो उन्हें किसी एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी की भी जरूरत थी, जिसके लिए शिबी ने नए मेहमान को ही बुलाया है। लेकिन ये अजीब तरह से अपना मुंह ढककर आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि नेट था, जो कि अपने कल की गई हरकत पर शर्मिंदा है। वो माफी चाहता है क्योंकि उसने रिको की मदर के बारे में काफी बुरा भला कह दिया था। हालांकि रिको ने उसे अभी माफ नहीं किया है। इसके बाद वो सब आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अंदर जाते वक्त रिको के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी मदर से मिलने के लिए। जब थोड़ी देर बाद रिको की आंखें खुलती हैं तो रैग और खुद को एक मकड़ी के जाले में फंसा हुआ पाती है, लेकिन वो असल में रैग के ही हाथ थे। जब रिको उसे उठाने के लिए उसका हाथ टच करती है तो रैग डर के मारे उठ जाता है। उसे लगा था कि कोई दुश्मन है। रैग के हिसाब से वो अभी 800 मीटर नीचे आ चुके हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कौन से लेवल पर है। अचानक से रिको दौड़ने लगती है और देखती है एबिस की गहराइयों में उड़ते बादलों को। उस जगह पर जमीन से भी ज्यादा तेज चमक और रोशनी थी। रिको ये नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगली बार में वो सीधा सेकंड लेयर में कूद सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन दोनों को थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए रैग मछली पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और अपने गुल्लेल जैसे हाथों का इस्तेमाल करके मछली पकड़ के ले आता है। और इस मछली का इस्तेमाल करके रिको बढ़िया सी मील तैयार कर देती है। रैग ने जैसे ही उसे टेस्ट किया उसे वो काफी पसंद आया। थोड़ी देर बाद रैग देखता है कि रिको एक चीज से खेल रही थी, जो कि है उसका स्टार कंपास। वो चीज एक गायरोस्कोप की तरह थी। रैग ने आइडिया दिया कि उस कंपास का इस्तेमाल करके वो एबिस की दिशाओं को भी पता लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा जाम था, इसलिए रिको उसे तेजी से हिलाना शुरू कर देती है और वो उसके हाथ से छूटकर सीधा जा गिरता है पानी के अंदर और डूब के अपना दम तोड़ देता है। जिस सीन के बाद रिको के चेहरे पर काफी हताशा थी, क्योंकि उन्होंने अपना एक कीमती गैजेट खो दिया। इसी बीच रैग अपने पास से एक एनवेलप निकाल के रिको के हाथ में देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। जब रिको उसको खोलती है तो उसके अंदर वही पेजेस थे जो कि उसकी मदर ने नीचे से भेजे थे, और उन पर सेम टेक्स्ट और सेम पिक्चर्स लिखे हुए थे, लेकिन वो पेजेस काफी फ्रेश थे, जैसे कि कोई कॉपी हो।
हो। रेक को याद है जब वो कैप्टन से टकराया था तो शायद उसने ये एनवलप उसकी जेब में रख दिया था। जैसे कि वो रिको और रेक के प्लान के बारे में पहले से ही जानता हो। उन पेपर्स के बीच में एक लाल पेज भी होता है जिसे देखते ही बेचारी रिको घबरा जाती है क्योंकि उस पर लिखा था तुम नीचे तो जा रहे हो लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करते हुए रिको किसी को भी अपने प्लान के बीच में नहीं आने इसलिए वो रेक को सारे सबूत मिटाने के लिए बिना देरी के वो दोनों आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली जंप लेते हैं नीचे वाली लेयर पे आ रही होती है तो उसके पैर में एक सिल्क की रस्सी फंस जाती है। उसके पैर में एक सिल्क की रस्सी फंस जाती है। इस वक्त वो सिल्क को समझ टेरिटरी में आ चुके हैं। और एक भयानक मकड़ी उनके पीछे खड़ी है और एक भयानक अपनी जान बचाने के अलावा वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता लेकर तीसरी छलांग भी लगा देता है। गोद में लेकर तीसरी छलांग भी लगा देता है। मुझे लगता है नॉर्मल रूट से नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं पकड़ने के लिए लोग आए तो हमें इजीली ट्रैक कर लेंगे। तभी रिको एक चीज को लेकर अचानक काफी ज्यादा खुश हो गई। काफी ज्यादा खुश हो गई था। वो रिको उसमें खो सी जाती है और वो दोनों रिको उसमें खो सी जाती है। और वो थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चाय पी रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चाय बारे में बातें कर रहे होते हैं और कैप्टन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, फ्लैश नजर आता है। अचानक से रेक को एक फ्लैश नजर आता है। रिको समझ गई कि सर्च पार्टी ने उनका पता लगा लिया है कि सर्च पार्टी शैडो तेजी से दौड़ते हैं उनकी तरफ। एक शैडो तेजी से दौड़ते हैं उनकी तरफ हाथ पकड़ता है तेजी से वहां से रिको हाथ पकड़ता है आर्म का यूज करके स्पाइडरमैन की तरह रिको वही सुरक्षित जगह ले आता है और रिको वही सुरक्षित जगह ले आता है। लेकिन वो शैडो उसकी स्पीड देखकर रैक भड़का बक्का रह गया। उसकी स्पीड देखकर रैक सर्च पार्टी रह गया था। बल्कि असल में रिको का अंकल हैबो था। बल्कि रिको का अंकल हैबो था। उसने रैक की स्किल्स को देख लिया था। उसने रैक को उठाकर उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। रैक को उठाकर उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। रिको उसकी तरफ देख कुछ इशारे कर रही थी। रिको उसको रैक को समझ इशारे कर रही थी। तभी हैबो उसे नीचे उतारता है और कहता है तभी हैबो उसे नीचे उतारता है और कहता है बच्चों मुझे तुम्हारे दोस्त शिबी और नैट ने मुझे तुम्हारे दोस्त शिबी और नैट ताकि सेकंड लेयर तक पहुंचने में तुम्हें कोई तकलीफ सेकंड लेयर तक पहुंचने में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने में मदद करने के लिए सेकंड लेयर तक पहुंचाने में अचानक रिको की मदद को चाहता है और उसके अचानक रिको की मदद को चाहता है और उसके सामने अपने साथ नहीं ले जाने लगती है। हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते इतना नीचे है। मैं जानती हूं तुम्हारी मदद के लिए इतना नीचे है। वो सेकंड लेयर की वैक्सीन रिको के हाथ में सेकंड लेयर की वैक्सीन रिको के हाथ में महसूस ना ताकि उसे डिजीनेस को खाने के लिए मस्टर्ड बंस भी देता है। खाने के लिए मस्टर्ड सलाह भी देता है और जिस मॉनिटरिंग सलाह भी तुम लोग बढ़ रहे हो, जिस मॉनिटरिंग बेस की गार्डियन हो बढ़ रहे हो, अब वो तुम्हारी मदद करेगा या तो वो तुम्हारी मदद करेगा वो तुम्हारे लिए खतरा साबित होगा। ये वही वाइट से मिलकर ही पता पड़ेगा। इसने लाइजा के साथ वाइट वेसल में ऊपर पहुंचा, इसने लाइजा के साथ मतलब धरती पर पहुंचा था। हो सकता है कि ओजन रिको के साथ ठीक बर्ताव ना करे, ओजन रिको के साथ ठीक बर्ताव ना करे। उसके बाद दोनों चौकन्ना हैबो को अलविदा करके आगे बढ़ दोनों बच्चे हैबो को अलविदा करके आगे बचपन में पता रिको की हरकतों से हैबो ने बचपन में पता लगा लिया था कि कुछ ही देर बाद वो दोनों एक और लेयर नीचे पहुंच देर बाद वो दोनों एक और लेयर नीचे पहुंच जाते हैं। ये तो साफ जहां का नजारा दोनों सेकंड लेयर में आ चुके हैं। यहां पहुंचकर रिको काफी ज्यादा खुश थी। यहां पहुंचकर सेकंड लेयर में आने का मतलब ये था क्योंकि सेकंड लेयर में आने का मतलब ये था कि उन्हें किसी भी केव रेडर का खतरा नहीं है। मदद करने के लिए ऊपर से कोई नहीं आने वाला। मदद करने के लिए पीछे मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीछे तो सेकंड लेयर में आके रिको और रेक तब तक खुश थे जब तक उनकी नजर वहां पर उड़ रहे मॉन्स्टर्स पर नहीं पड़ी। आगे की तरफ बढ़ते हुए दोनों महसूस करते हैं कि यहाँ पर हरियाली कुछ ज्यादा ही है और हर तरफ फ्रेश स्मेल आती है। रिको ने वहां पर आनीगिरी के पेड़ भी देखे जिसके स्टेम में छोटे छोटे लीव्स होते हैं जो हमेशा नॉर्थ की तरफ मुड़े हुए होते हैं और उसका स्टेम हमेशा एबीज के सेंटर की ओर इशारा करता है। अगर आप कभी भी एबीज में खो जाओ तो एनीगिरी आपके लिए कंपास का काम करता है। रिको अपनी डायरी से पढ़ के बताती है कि हमें मॉनिटरिंग बेस की तरफ बढ़ना है। जब वो आगे के पेजेस फ्लिप कर रही थी तभी रेको को सुनाई देता है। वो तेजी से दौड़ते हुए भागता है और कहता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। जब वो दोनों हाफते हुए उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा से बाहर आते हैं तो वहां पर एक केव रेडर की लाश होती है जिसे वो कॉर्प्स स्वीपर खा रहे होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अचानक रिको को याद आता है कि कॉर्प्स स्वीपर्स की एक खासियत होती है, वो नकली इंसानी आवाज निकालकर शिकार को अपनी तरफ बुलाते हैं और उन्हें घेर कर दबोच लेते हैं। और ठीक वैसा ही होता है रिको के साथ। वो कॉर्प्स स्वीपर रिको को अपनी चोंच में फंसाकर अपनी घोंसले की तरफ बढ़ने लगता है। पहले तो रेक को लगा था कि वो उसे बचा लेगा लेकिन अचानक मॉन्स्टर्स का झुंड आकर उसके चारों तरफ से घेर लेता है और रेक कुछ भी नहीं कर पाता। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर रिको को अपने बच्चों को खिलाने वाला है और तभी वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन इस वक्त रेक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उसकी याददाश्त वापस आने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसके पास एक हिडन एबिलिटी है। वो अपने हाथ को तेजी से उस कॉर्प्स स्वीपर की ओर बढ़ाता है जिसमें से तेज लेजर्स निकलती हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को भून डालती है। रेक आगे छलांग लगाकर गिरती हुई रिको को बचा लेता है लेकिन इस वक्त रिको की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि उस मॉन्स्टर ने रिको को ऊपर ले जाने की कोशिश करी तो इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। रेक उसे बेहोशी की हालत में एक सेफ जगह पर लेकर आता है और उस तबाही को देखने लगता है जो उसने खुद की थी। अगर गलती से वो हमला रिको की तरफ कर देता तो आज वो समझो गई थी। कुछ मिनटों के बाद जब रिको को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने रेक बैठा हुआ है जिसके गाल टमाटर की तरह लाल थे क्योंकि वो चेक कर रहा था कि कहीं रिको के शरीर पर कोई घाव तो नहीं हुआ और रिको के कपड़े भी काफी खराब हो चुके थे। लेकिन रिको बुरा क्यों मानेगी, आखिर रेक ने उसकी जान जो बचाई है और वैसे भी तो एक रोबोट है। जब रिको को पता लगा कि रेक अपने हाथों में चलती फिरती कैनन लेकर घूमता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और बोली आज से तुम्हारे हाथ का नाम इंसिनरेटर है। जरा सोचो तुम इतनी सारी शक्ति लेके अपने पास घूम रहे हो, अगर तुम इसे मास्टर कर लो
तो तुम अपनी एबिलिटी को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, समझ रहे हो ना। लेकिन उसकी बातें सुनते हुए रैक बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना आता है कि एक और स्वीपर रिको के इंटरनल ऑर्गन्स को खाकर उसे खत्म कर चुका है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बेवकूफों की तरह चिल्ला रही थी, क्योंकि रिको ने अपनी केव रीडिंग नोटबुक कहीं पर गिरा दी। और ये तब हुआ होगा जब वो उड़ती चिड़िया रिको को अपनी गोदी में उठाकर ले गई थी। लेकिन एक रीजन से रिको काफी खुश भी लग रही है। उसको लगता है कि जिसको भी उसकी ये डायरी मिलेगी, रिको रहे या फिर ना रहे, वो डीपेस्ट लेयर में पहुंचने वाली एक लेजेंड जरूर कहलाएगी, जहां पहुंचना किसी ऐरे गहरे के बस की बात नहीं। शाम के वक्त खाने के लिए रिको थोड़ा सा मीट पकाती है, जो रैक को काफी टेस्टी लगा। लेकिन जब उसने पूछा कि उसे मीट कहाँ से मिला, तो रिको बताती है ये उसी कॉर्प्स स्वीपर का है जिसे तुमने भून डाला था, बस मैंने इसे थोड़ा और भून दिया। टेस्टी है ना। तुम्हें पता है केव रेडर्स यही मीट खा के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, चुपचाप खाओ। वो दोनों अपना खाना एंजॉय करते हैं और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अगली डीपेस्ट लेयर की तरफ, जहाँ रैक अपनी बाजुओं का कमाल दिखाते हुए बाहुबली की तरह रिको को अपनी गोदी में उठाकर एक छोर से दूसरे छोर पर लेके जाता है। अब रिको को लगता है कि जो भी रेलिक्स मिले वो उसे घर ले जाएगी, लेकिन बेचारा रैक अब इतना सामान नहीं उठा सकता। जब थोड़ी सी दूर जाकर उन दोनों की नजर पड़ती है उल्टे बह रहे वाटरफॉल और उल्टे पेड़ों पर, तो रिको समझ जाती है कि वो सेकंड लेयर की नीचे गहराई में पहुंच चुके हैं। लेकिन वहां तेज हवाएं और ठंड काफी ज्यादा थी। वैसे इमरजेंसी के लिए रैक थोड़े से गर्म कपड़े लेकर आया था, जिसे वो रिको को दे देता है। अब रिको को काफी आराम महसूस हो रहा है। जब रैक ने अपना हेलमेट पहना तो उस हेलमेट की जांच करने के लिए किसी ने उस पर जोर से पत्थर फेंक कर मारा। अचानक उनकी नजर पड़ती है कुछ चिंपैंजीज पर। वो अजीब दिखने वाला बंदरों का झुंड उन पर पत्थरों की बारिश कर देता है। और रैक भी कोई बंदर से कम नहीं था। वो अपने रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देता है। चलो कम से कम बंदरों की टेरिटरी से बाहर तो आए, क्योंकि वो दोनों काफी डीप पहुंच चुके थे। इसलिए एक लड़की उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी मालकिन को बताने की कोशिश करी कि एक रेड विसल वाली छोटी बच्ची और हेलमेट पहने अजीब सा लड़का डीपेस्ट लेयर की ओर बढ़ रहे हैं। उस लेयर की एक अच्छी बात यह थी कि वहाँ के जानवर इतने ज्यादा गुस्सैल नहीं थे। रास्ते में रिको बताती है, मैं इस लेयर के बारे में जितना जानती हूँ कि सारे उल्टे पेड़ एक सेंट्रल शाफ्ट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर दूर देख पाना काफी मुश्किल है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर सेंटर में टेलीस्कोप जरूर होगा जो पूरे एरिया पर नजर रखता होगा, तुम देखना। तभी रैक एक अजीब दिखने वाले पेड़ की ओर इशारा करता है, जो असल में एक सीकर कैंप था। अगर वहाँ पर सीकर कैंप है तो जरूर उन्होंने पता लगा लिया होगा कि दो शरारती बच्चे एबिस की इस लेयर को पेनिट्रेट कर चुके हैं। रैक वहां तक पहुंचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब रैक ने अपने रोबोटिक आर्म्स को सीकर कैंप की ओर फेंका तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया है। असल में वहाँ पर ओजन द इमूवेबल थी, जो कि वही व्हाइट विसल थी जिसके बारे में हैबो ने रिको को बताया था। ओजन ने रिको की बचपन में जान जरूर बचाई थी, लेकिन इस वक्त वो उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। जितना कि रिको जानती थी कि जो भी कैंपर सीकर कैंप के पास आता था उसे लेने के लिए वहां से एक लिफ्ट नीचे भेजी जाती थी, और ओजन ने भी ठीक वैसा ही किया। और क्योंकि वो लिफ्ट उन्हें ऊपर की हाइट पर लेकर आई थी, इसलिए रिको की थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। वो बस उल्टी करने ही वाली थी, और जैसे ही वो ओजन के सामने पहुंची वो कंट्रोल नहीं कर पाई। ओजन शैतानी तरीके से मुस्कुराती है और कहती है, तुम लाइजा की बेटी हो ना, मैं जानती हूँ तुम्हें। लेकिन ये भोंदू सा दिखने वाला बच्चा कौन है जो अभी तक सही सलामत है? रैक ने देखा कि ओजन हाइट में काफी लंबी थी और उसके चेहरे पर एक सीरियसनेस थी। उसकी ड्रेस पर देखकर यह तो साफ था कि वो ओजन द इमूवेबल व्हाइट विसल है। अंदर आने के बाद रिको ओजन से पूछती है, क्या आप ही वो महान ओजन हैं जिन्होंने मेरी माँ की व्हाइट विसल ढूंढ कर निकाली थी? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अगर आप ही ओजन हैं तो मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। रिको लाइजा को कैप्टन द्वारा बताई गई सारी कहानी बता देती है। ये सुनकर ओजन हंसने लगी और बोली, वो वेसल सच में काफी भारी था। कितनी बार मेरे मन में आया कि उसे वहीं छोड़ दूं। खैर जाने दो। वैसे तो तुम जानती होगी कि रेड विसल्स का इस जगह पर आना इलीगल है। जिसके बाद रिको ओजन को अपनी मदर का भेजा हुआ लेटर दिखाती है। वैसे तो ओजन का रिको को यहाँ पर आना इस रीजन की वजह से कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन ओजन ये जरूर जानना चाहे कि एक रेड विसल यहाँ तक पहुंची कैसे। इसलिए रिको से बात करने के लिए वो अपनी छोटी सी साथी को आगे भेजती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम है और वो उनसे कल मिलेगी। और वो छोटी बच्ची रिको और रैक के हाथ में एक एक ब्लू विसल्स थमा देती है, क्योंकि ओजन के जो भी साथी थे वो उन्हें बार बार ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि रेड विसल्स यहाँ तक कैसे पहुंचे। अपना टाइम बचाने के लिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन उन ब्लू विसल्स के एक्सचेंज में ओजन ने लाइजा की व्हाइट विसल को रख लिया। और साथ ही ओजन चाहती है कि आज रिको और रैक सीकर कैंप को एक्सप्लोर करे। मरुको ने ले जाते हुए रास्ते में बताती है, यहाँ का फ्रेम अभी बढ़ रहा है और मैंने सुना है इसके रूट्स एबिस के बाहर तक भी पहुंच चुके हैं, सी फ्लोर तक। हालांकि ऐसी वेरिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये लोगों का मानना है। रिको को उन चीजों से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन रैक काफी दिलचस्पी दिखा रहा था। आखिर में मरुको ने उन्हें एक रूम में ले आती है। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पेड़ के स्टेम के बीच कार्व करके बनाया गया हो। लगता है रिको को पहले नहा लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने कपड़ों में 2 से 3 बार उल्टी कर दी है। अचानक मरुको ने रैक को देखकर कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम रोबोट हो। अगर रिको मुझे नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता। हाँ वैसे लगता तो मुझे भी नहीं कि मैं रोबोट हूँ। वैसे रैक को भी मरुको से एक सवाल पूछना था।
उसने काफी देर तक सोचा और पूछा, तुम एक लड़का हो या लड़की? ये सुनकर मरुक की जान उसके हलक में आ गई। जब वो दोनों बातें ही कर रहे थे तभी रिको नहाकर बाहर आ जाती है। क्या रिको चश्मा लगाकर ही नहा लेती है? उन दोनों के फ्रेश होने के बाद मारुक उनके खाने का इंतजाम कर देती है और बताती है, वैसे तो एक ब्लू विसल बनने के लिए आपको 15 साल का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, मैं एक ब्लू विसल इसलिए हूँ क्योंकि मैं ओजन की स्पेशल असिस्टेंट जो हूँ। असल में एक एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने मुझे बचाया था और तब से मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। और सरफेस पर मैं इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ बहुत धूप होती है, जिससे मुझे सनस्क्रीन भी नहीं बचा पाएगी। मुझे धूप से एलर्जी जो है। खाना खाते वक्त रिको ने कहा, ओजन दिखने में काफी स्कैरी है, लेकिन उम्मीद है कि वो एक अच्छी मास्टर है। जब रेग और मरुक बर्तन साफ कर रहे थे तो रिको कुछ रेलिक्स से खेलती हुई नजर आ रही थी, जो कि सारे के सारे ग्रेड 4 रेलिक्स हैं और सभी दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है। सुनकर रिको थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ये रेलिक्स देखकर तो मुझे भी यहाँ पर केव रेडिंग करने का मन कराया। असल में मरुक ने अपनी एज वाले बच्चों को काफी सालों बाद देखा है, तो उसे भी उनके साथ खेलने में काफी मजा आएगा। लेकिन तभी रिको को अपनी मदर का ख्याल याद आ जाता है कि वो उन्हें यहाँ पर ढूंढने आई है, ना कि खेलने। इसलिए वो मरुक से माफी चाहती है। वो किसी भी चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद तीनों बच्चे आराम से सो जाते हैं, लेकिन रात में अचानक से रिको जागती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। और जब वो आधी आंखें बंद करके वॉशरूम को ढूंढने लगती है तो उसे एहसास होता है कि कोई वहां पर था। रिको उस अंधेरे कमरे में थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ती है, उसकी नजर पड़ती है एक अजीब से दिखने वाले क्रीपी क्रिएचर पर, जिसकी गर्दन कटी हुई थी और वो धीरे धीरे रिको की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। रिको की सांस फूल गई, वो बहुत ज्यादा घबरा गई। रिको तेजी से भाग कर आती है और रैक के बिस्तर में घुस जाती है और सुबह हमें पता लगा कि उसने रैक का बिस्तर गीला कर दिया। इसके बाद रिको ने कल वाली सारी कहानी अपने दोस्तों को बताई। मारुक ने उसे भरोसा दिलाया कि यहाँ पर भूत पिशाच जैसी कोई चीजें नहीं होती, वो सब धरती पे होता है। अब भूतों की बातें सुन के तो रैक के हमेशा पसीने ही निकल आते हैं। तभी मास्टर ओजन भी वहां पर आ गई और बोली, शायद तुम्हारी मदर और अंकल हैबो ने तुम्हें इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, और अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मेरे पीछे आओ, और अगर नहीं तो जो भी कल तुमने देखा उसे भूल जाओ। अपने प्राइवेट केबिन की ओर ले जाते हुए ओजन रिको से बोली, सुना है तुम लाइजा को ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंची हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि लाइजा मर चुकी है? इसका मतलब तुम्हारी जर्नी यहीं पे खत्म होती है, और ये जो लेटर तुम लेके घूम रही हो ना, ये लाइजा का लिखा हुआ है ही नहीं। एबीज के सीक्रेट्स के बारे में तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानती, और ये लेटर और डॉक्यूमेंट्स भेजकर किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। रिको उदास हो जाती है और कहती है, वैसे मैं यहाँ पर उस मिस्टीरियस क्रिएचर और रैक की सच्चाई का ही पता लगाने आई थी। कोई बात नहीं, उदास मत हो, मेरे पीछे आओ। जैसे ही ओजन अपने कैबिन का दरवाजा खोलती है, वो अपने क्रीपी अंदाज में बच्चों को अंदर आने के लिए कहती है, जहाँ पर कई सारी किताबें रखी थी और सामने बीचों बीच रखा था एक बड़ा सा मिरर।